हेलो एवरीवन, विद्यास करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए बता देता हूं कि हम लोग 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाने वाले हैं, जिसको आप कवर करके अच्छा खासा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। बस शर्त है कि आप अपने तरफ 100% ईमानदार रहें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से और बड़े इजीएस्ट वे में अच्छे से हम इसको समझने वाले हैं। बड़ी सिंपल से लैंग्वेजेस में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिसके हम कह सकते हैं आने के चांसेस एग्जाम में, एनुअल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा है, तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अब देखें, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आइरिस इन द ह्यूमन आइज। आइरिस कहाँ पर होती है ह्यूमन आइज में? हम इसको पहले तो डायग्राम को समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यूं समझें, पहले इस डायग्राम को लेकर चलते हैं, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ये डायग्राम का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझें पहले तो डायग्राम को लेकर कि आइरिस कहाँ पर है। हमें दिखाई देना चाहिए कि आइरिस हमें लेंस के बाहर है। ठीक है, प्यूपिल कहाँ पर है? तो प्यूपिल हमारे लिए लेंस के अपर वाला पोर्शन है। रेटिना हमारा बैकग्राउंड वाला एरिया है ना। इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो सब समझेंगे अभी। बस केवल आप इनकी पोजीशन समझ लें कि आइरिस क्या है ना। प्यूपिल कहाँ पर है? कॉर्निया हम किसको बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी ब्लड है ये हमारे लिए कॉर्निया है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। चलो अभी हम समझेंगे इस डायग्राम को और इन डिटेल्स, लेकिन अभी आइरिस की पोजीशंस मुझे बताना थी डायग्राम में कि आइरिस की पोजीशंस कहाँ पर है वो हम समझ लें। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आइरिस इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आइरिस का क्या काम है, फंक्शन क्या है, पोजीशन अभी हम देख कर आए। आइरिस क्या करती है एक्चुअल में? प्यूपिल के पास में, मैंने इसलिए बोला था प्यूपिल के बाहर है, देखो दिखाई दे रहा है। तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम कर रही है। साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम कर रही है। प्यूपिल को हम दूर की चीज, पास की चीज देखने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, उसकी फोकल लेंथ एडजस्टमेंट करते हैं लेंस के लिए। तो हम जनरली वहां पर उसके साइज को कम या ज्यादा करेंगे प्यूपिल का। तो ये क्या कर रही है कि कितना लाइट हमारी आंखों में इंटर होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, उस पर डिपेंड, उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है। ठीक है, ऐसे फंक्शन ऑफ रेटिना मैंने बताया था। रेटिना बैक साइड है हमारे लिए, जो आई बैक साइड का जो पर्दा है हमारे लिए, वो हमारे लिए रेटिना को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेटिना कंटेन्स द लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना की जो पूरी लाइनिंग है, पूरी लेयर जो है, वो लाइट सेंसिटिव सेल से मिलकर बनी हुई, जिसमें दो तरह की सेल्स हम बोल सकते हैं। एक रोड्स होती है, दूसरी कॉन्स होती है, जो क्या करती है, कन्वर्ट करने का काम करती है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, जिसको हम फिर कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल नर्व ब्रेन को पहुंचा दिया जाता है कि किस तरह के सिग्नल हमको दिखाई दे रहे हैं। ब्रेन फिर क्या करेगा, उसकी रीडिंग लगाएगा, और रीडिंग लगाने के बाद में वो एक एग्जैक्ट पिक्चर हमको दे देगा कि ये इस तरह की चीज हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो लेंस में अपने रेटिना का क्या रोल है? एक्चुअल में रेटिना का वो एरिया है जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उस इमेज को रॉड्स और कोन्स की सेल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट कर देगी, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द नर्व्स, जिसको हम बोल रहे हैं ऑप्टिक नर्व्स, क्योंकि दिखाई देने वाली है ना। ऑडिटरी नर्व्स मतलब सुनने वाली होगी, ऑप्टिक नर्व्स हमारे लिए दिखाई देने वाली होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कितनी ही बार आया है एग्जाम में ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी ही बार आया है कि वो कम से कम मिनिमम दूरी कितनी होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन आइज की, जहां से हमें क्या हो, चीजें बड़ी आसानी से और अच्छी क्लियरिटी के साथ में दिखाई दे। तो वो केवल कितना है, 25 सेंटीमीटर है एक ह्यूमन आइज के लिए। कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई हमारे लिए कितना है, 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय द परसिस्टेंस ऑफ द विजन। परसिस्टेंस को समझें, हम कितनी बार क्या करते हैं कि बाहर देखते हैं, हम कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर उजाला है, हम वहां पर देखते हैं, और वहां देखने के बाद में वापस जब कमरे में देखते हैं तो कुछ समय के लिए वो उजाला, वो लाइट हमारी आंखों में बना रहता है। या किसी इमेज को अगर हम देखते हैं कुछ देर के लिए और फिर हम अपनी आंखों को हटाते हैं, वहां से घुमा कर दूसरी तरफ देखते हैं, तो वो इमेज कुछ समय के लिए हमारी आंखों में बनी हुई दिखाई देती है। वो कुछ पार्ट, यानी 1/6 पार्ट बोला जाता है उसको। तो उस सेकंड का कुछ हिस्सा, मतलब 1/6 पार्ट ऑफ द सेकंड,
वो हमें दिखाई दे रहा है, वही परसिस्टेंस है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इंप्रेशन ऑफ इमेज रिमेन्स ऑन द रेटिना। जो आंखों पर जो इमेज बनी है, हमारे लिए रेटिना पर इमेज बनती है, अभी मैंने आपको बताया। तो जो रेटिना पर इमेज बनी है, वो इमेज का इंप्रेशन हमारे रेटिना पर लगभग लगभग 1/6 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 16वां हिस्सा जिसको अपन बोल रहे हैं, 1/16 ऑफ ए सेकेंड, 16 है ना, मैं 6 तो बोल दिया, एक्चुअल में 1/16 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 16वां हिस्सा है। तो ये हमारे लिए इतने समय के लिए वो इमेज रिमेन्स रहती है, बनी हुई रहती है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या कि परसिस्टेंस है। उसके बाद ये 1/16 पार्ट ऑफ ए सेकेंड के बाद में जनरली ये ऑब्जेक्ट रिमूव होता है या वो इमेज हमारी रेटिना से हटती है। ठीक है, यही परसिस्टेंस है। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं। देखो, कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको मैंने बोला एक कवर करने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट टू हेल्प द इमेज फॉर्मेशन। कॉर्निया जनरली हेल्प कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है लाइट का, ताकि इमेज आसानी से बन सके। पीपल क्या काम कर रहे हैं? रेगुलेट्स कर रही है अमाउंट की, यानी कि यूं कहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी, कितना लाइट अंदर जाना है, कितना नहीं जाना, उसको आंखों में कितना पहुंचाना है लाइट को, उसको एक शटर की तरह काम कर रही है। रेटिना क्या कर रही है? रेटिना क्या कर रही है? रिसीव द लाइट्स फ्रॉम द इमेज। रेटिना जनरली लाइट और क्या कर रही है? इमेज बनाने का काम कर रही है। रेटिना रिसीव करती है लाइट को एंड फॉर्म्स द इमेज, इमेज बनाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आई लेंस क्या करते हैं? फोकस करते हैं लाइट को कहां पर? रेटिना पर। अब आपको समझ में आना चाहिए, जब भी हम कोई से ग्राफ देखते हैं, हमने लेंस चैप्टर पढ़ा, मिरर के बारे में पढ़ा, तो कोई भी इमेज बनने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज का आना जरूरी है। दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो रेटिना पर लाइट आएगा तो उसको लेंस क्या करेंगे? उस पर फोकस करने का काम करेंगे रेटिना पर, ताकि रेटिना पर इमेज बनाई जा सके। सिलेरी मसल्स क्या काम कर रही है? फोकल लेंथ एडजस्टमेंट कर रही है। लेंस को जनरली क्या करती है? मूवेबल कर कर वो एक फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने का काम कर रही है, जिसके कारण हम पास की चीजों को, दूर की चीजों को देख पाते हैं। व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये, कि पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको बोलते हैं? एकोमोडेशन मतलब क्या कि किसी भी लेंस में एडजस्टमेंट करना, उसकी फोकल लेंथ में क्या करना, कम या ज्यादा करना। जैसे मैंने बोला पास की चीज देखना है तो हमको फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, दूर की चीजें देखना है तो फिर फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि इमेज प्रॉपरली ऑन रेटिना बन सके। तो वही है कि एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है ना, आई लेंस की वह एबिलिटी जिसके कारण फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट किया जा सकता है टू द फोकस, दोनों चीजों के लिए, पास के लिए और दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए। यही क्या कहला रहा है? एकोमोडेशन कहला रहा है, यानी पावर ऑफ एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ फॉर द बोथ नियर एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज और पास की चीज के लिए जो लेंस हमारे अपने आप की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, वही क्या कहला रहा है? पावर ऑफ एकोमोडेशन कहला रहा है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मायोपिया। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ना। आप इस क्वेश्चन को छोड़े बिना इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। इसका जनरली ये आता है क्वेश्चन के डिफेक्ट्स क्या है और उनके करेक्शन क्या है। तो अलग अलग तरह के 3-4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मायोपिया का बोला है, मायोपिया, प्रिस्बायोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट्स, ऐसे अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर मायोपिया बोल रखा है, इसका डायग्राम हम समझ लें। मायोपिया में होता क्या है कि आप देखेंगे हमारे लिए, सपोज करेंगे ये आई है, ये आई का लेंस बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें। जब कोई से ऑब्जेक्ट से, ये ओ हमारे लिए एक पॉइंट हो गया जो कि हमारे लिए क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो रेस चलती है, रेस ट्रेवल कर रही है आंखों की तरफ, तो ये आंखों की तरफ जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस जो इमेज बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि ये इमेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि मायोपिक आई के लिए अगर बात करते हैं, तो जब दूर से जब कोई सा ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी इमेज ऑन रेटिना न बनते हुए कहां बनने लग जाती है? बिफोर द रेटिना बन जाती है ना, यानी इन फ्रंट ऑफ रेटिना बोल दो या बिफोर द रेटिना बोल दो, कि रेटिना पर न बनते हुए रेटिना के आगे बन जाएगी। तो अब इमेज जब यहां बनेगी तो जो सेल्स होती है हमारे रोड और कोन्स, जो हमने बोला रेटिना, जिस पर हमने बोला कि इमेज बनती है, फिर वो सिग्नल पहुंचाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक। तो वो सिग्नल कैसे पहुंचाएगी जब उस रेटिना पर तो इमेज बनी ही नहीं है। तो ये
व्यक्ति को क्या होगा, देखना कम हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस बोला जाता है इसको, ठीक है। यानी व्यक्ति क्या कर सकता है, पास की चीजें देख सकता है, दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है। तो इसके करेक्शन के लिए हम जनरली कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव लेंस क्या करता है, वापस से उसको ऑन पॉइंट बनाने लग जाता है, वापस रेटिना पर इमेज बना देगा। तो इसको हम बोल रहे हैं जनरली मायोपिक। अब इसको हम यूं समझें कि रीजन क्या है इसके, उसको पूरा थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ में हम समझते हैं कि मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये डिफेक्ट्स, एक्चुअल में डिफेक्ट, डिसीज और डिफेक्ट दोनों अलग अलग है। डिफेक्ट्स को हम किसी इक्विपमेंट्स के बेसिस पर, जैसे हमारे लिए लेंस हो गया है ना, जो चश्मा हम लगा रहे हैं वो एक एक्चुअल में एक इक्विपमेंट्स हो गया हमारे लिए, उसके बेसिस पर हम सुधार पा रहे हैं। तो ये डिसीज नहीं, ये डिफेक्ट्स है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफेक्ट्स में यूं कह दिया जाए जिसको हम किसी एक्सटर्नल चीजों के बेसिस पर सुधार सकते हैं। तो पर्सन विच कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट, पास की चीजें तो उसे दिखाई दे रही है, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स एपियर ब्लर्ड, दूर की चीजें हमें क्लियरिटी के साथ में दिखाई नहीं दे रही है, ब्लर दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, मैंने अभी आपको बताया जो इमेज रेटिना पर बनना थी वो रेटिना पर न बनते हुए रेटिना के पहले ही वो वहां पर इंटरसेक्ट हो जा रही है, जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है वो, मतलब रेटिना के आगे बन जा रही है इमेज, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी ड्यू टू द लॉन्ग। अब इसका रीजन क्या दे रखा, क्या कारण है उसका, कि तो या तो आई बॉल लॉन्ग हो गया है, यानी आई बॉल का जो साइज है वो लंबाई में इंक्रीज हो गया, ऐसा आई बॉल जो है लेंथ में इंक्रीज हो गया, जिसके कारण रेटिना पीछे चली गई, तो उसकी इमेज जो है रेटिना पर न बनते हुए पहले ही बन जा रही है, ठीक है। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस जनरली हम बोल सकते हैं। तो ये करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन ये है कि क्या होगा, कॉन्केव लेंस हम यूज करेंगे तो वो इमेज हमारे लिए वापस कहां पर बनने लगेगी, ऑन रेटिना, यानी जो इमेज पहले बन रही थी लेंस यूज करने पर वापस रेटिना पर बन जाएगी, फिर वापस से दूर की चीजें हमें क्लियरिटी के साथ में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डायग्राम, इसका करेक्शन, इसका रीजन और क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसको कवर करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है जनरली किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। जो नेक्स्ट डिफेक्ट्स है हमारे लिए हाइपरमेट्रोपिया, इसको भी वैसे ही करेंगे, करेक्शन क्या है, क्या चीज है, ठीक है। तो पॉइंट वही, जस्ट अपोजिट हम इसको बोलना है कि नॉर्मल पर्सन के लिए जनरली हम बोलते हैं क्या, कि इमेज कहां पर बनेगी, ऑन रेटिना पर बनेगी। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया वाली आईज है तो इसमें क्या होगा कि इमेज जो है ऑन रेटिना बनते हुए न बनते हुए रेटिना के पीछे बनने लग रही इमेज, मतलब जो इंटरसेक्शन है, जब भी इमेज दिखाई देगी कब, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि कोई भी लेंस हो या जो भी चीज है, अगर यहां से रेस चल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से चल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह, तो जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है दो रिफ्लेक्टेड रेस वहीं पर इमेज बनेगी। तो यहां पर रिफ्लेक्शन की रेज जो आ रही है वो इंटरसेक्ट बिहाइंड द रेटिना हो रही है, तो इमेज भी रेटिना के पहले बनेगी। इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था, मायोपिया में रेटिना के पहले इमेज बन रही थी, रेटिना के पहले इमेज बन रही है, मतलब वहां पर आई बॉल बढ़ गया। अब यहां पर क्या होने लग रहा है कि आई बॉल के पीछे, मतलब ये बोला रेटिना के पीछे बन रही है, तो इसका मतलब है कि आई बॉल छोटा हो गया है, छोटे साइज में हो गया, मतलब रेटिना पर इमेज ना बनते हुए रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। इसका करेक्शन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो वापस से वो इमेज ऑन रेटिना बनने लगेगी, ठीक है। उसको बोल रहे थे हम लोग क्या, नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें दिख रही थी, दूर की चीजें नहीं दिख रही थी। ये फोर साइटेडनेस है। फार साइटेडनेस मतलब क्या, ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि फार साइट है, फार मतलब दूर की चीजें तो दिखाई दे रही है, पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, लेकिन बट नियर ऑब्जेक्ट्स एपियर्स ब्लर, पास की चीजें उसको ब्लर दिखाई देने लगती है। क्यों, क्योंकि इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज कहां पर बन रही है, रेटिना के पिछले हिस्से पर बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि शॉर्ट आई बॉल हो गई, आई बॉल छोटी हो गई, लो कन्वर्जिंग पावर लेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वहां पर हाई कन्वर्जिंग है, यहाँ लो कन्वर्जिंग, जिसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे आप तो रेटिना पर इमेज बनने लगेगी, वापस पास की चीजें भी आपको क्लैरिटी से दिखाई देने लगेगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। बहुत बार आए हैं इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे लिए डिफेक्ट्स के तीन तरह के डिफेक्ट्स आपके 10th के सिलेबस में दे रखे हैं, एक कैटरेक्ट भी होता है। तो इसमें समझिए कि प्रिज बायोपिया, प्रिज बायोपिया ऊपर वाले दोनों चीजों को हम मिला दें। प्रिज बायोपिया ऑफ इज एन आई डिफेक्ट इज एजेड पर्सन where they cannot see near object clearly due to the weakening of the ciliary muscles and reduce the flexibility of the lens। यहाँ पर यूं बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जो कि उम्र के साथ साथ
उम्र बढ़ गई तो जो सिलियरी मसल्स है हमारी, जो कि आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम कर रही, तो वो उसमें क्या हो गया, हार्डनेस आ गई। हार्डनेस आ गई मतलब मूवमेंट क्या हो गया, करना कम हो गया। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो सिलेरी मसल्स है वो कमजोर हो गई, वीक हो गई, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस चली गई, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो न तो वो दूर का थोड़ा सा क्लियर देख पा रहा है, न ही पास का क्लियर देख पा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम जनरली बाइफोकल लेंस, यानी दूर का देखने के लिए अलग लेंस यूज कर रहे हैं, पास का देखने के लिए अलग यूज कर रहे हैं। अपर कॉनकेव यूज करते हैं ताकि दूर की चीजें दिखाई दे, और लोअर हमारे लिए कॉन्वेक्स होता है ताकि पास की चीजें दिखाई दे। तो दो लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर प्रिज्बायोपिया में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करें। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे लिए कई बार आया, कितनी ही बार आया है एग्जाम में। डिस्पर्जन, आप देखते होंगे आपके स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली के बाद में कितनी बार ऐसा बोला जाता है कि असेंबली डिस्पर्स्ड, मतलब क्या होगा, फैल गए, सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। तो वही चीज है डिस्पर्जन, मतलब क्या हो रहा है, फैलना। जब हम किसी प्रिज्म पर, आपको दिखाई दे रहा है ऐसा प्रिज्म है हमारे लिए, ठीक है। प्रिज्म में जनरली क्या होगा, दो ट्राइंगल होते हैं और जनरली तीन क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं। तो तीन अलग अलग रेक्टेंगल्स होंगे और दो ट्राइंगल मिलकर प्रिज्म बनाते हैं। तो आप समझिए कि जब हम प्रिज्म पर व्हाइट लाइट, इस डायरेक्शन से व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्हाइट लाइट हम प्ले कर रहे हैं, जो सन से हमारे पर हम तक जो लाइट आ रहा है वो व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट वेन एवर फॉल्स ऑन द प्रिज्म, तो प्रिज्म का फिनोमिनन है कि अलग अलग वेवलेंथ को, देखो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेड और वायलेट, हम इसको जनरली विब ग्योर बोलते हैं। विब ग्योर, विब मतलब हमने बोल दिया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से हम बोल रहे हैं विब ग्योर, यानी पूरा हमारे पास में अलग अलग रंगों वाला, 7 रंग जो बोल रहे हैं हम लोग, अलग अलग कलर्स वाला हमें लाइट देखने को मिल रहा है। ये डिस्पर्स यानी अलग अलग एंगल पर बेंड कर दे रहा है एक्चुअल में, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ, हर लाइट के वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसलिए उनका डेविएशन एंगल भी अलग बनेगा। डेविएशन एंगल किसको बोलेंगे, हालांकि अभी नीचे डायग्राम हम समझेंगे प्रिज्म का, वहां पर समझ में आ जाएगा। डेविएशन एंगल मतलब हम बोलते हैं कि लाइट ऐसा ट्रेवल करता है, ठीक है। सपोज ये हमने रेज डाली, इंसिडेंट इस तरीके से पास होना थी, लेकिन हुआ क्या कि इस पॉइंट पर रेयर से लाइट इंटर हो रहा है, कहां पर, डेंसर मीडियम में, ठीक है। कौन से, डेंसर, ग्लास है हमारे लिए, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है रेज, यानी रेज जो ऐसे जाना थी वो कहां हो गई, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। अगर मैंने कहा ये हमारे लिए नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ झुक गई। फिर क्या होगा कि यहाँ पर फिर वापस से हम कहेंगे कि लाइट हमारे लिए क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती, तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से इसको स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये चली गई कैसे, ऐसे बेंड हो गई, नीचे झुक गई, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर वेवलेंथ के बेसिस पर अलग अलग लाइट्स आता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, इसलिए वो कम एंगल पर बेंड होगी। वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम होने के कारण ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है। कम पावर है उसका, वेवलेंथ कम है, मतलब ज्यादा एंगल पर बेंड हो गई, है ना। वेवलेंथ किसको बोल रहे हैं कि दो क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस, ये हमारे लिए वेवलेंथ होती है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये समझें कि कितने एंगल पर उसका डेविएशन, मतलब जाना ऐसा था, स्ट्रेट जाना था, लेकिन वो इस एंगल पर चली गई। अब मैंने अगर इससे कोई बैक साइड बढ़ाया तो मतलब ये एंगल हमें ऑब्टेंड हुआ, जिसको हम एंगल डी बोलते हैं। एंगल डी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, कितने एंगल पर बेंड हुई, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट यही होता है कि व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट हमने यहां से ट्रेवल करवाया था व्हाइट लाइट, और वो व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट्स में बिखर गया, मतलब वो लाइट जिन जिन कलर से मिलकर बना हुआ था उन सभी कलर वाले लाइट में बिखर गया, यही डिस्पर्जन कहला रहा है। तो जिसको अपन बोल रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का बिखरना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, अपने बने हुए कलर्स में जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, जैसे विबियोर जिसको अपन बोल रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो उसमें बिखरना ही हमारे लिए क्या कहला रहा है, डिस्पर्जन कहला रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ डिस्पर्जन। अभी मैंने आपको समझाया, ऊपर देखो क्या होगा कि डिस्पर्जन ऑकर बिकॉज द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट वेव्स, डिफरेंट स्पीड्स इन द मीडियम्स एंड हेंस द रिफ्रैक्टिव indices
Thus the deviate by the different amounts causing the separations of colors। अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पर ऊपर भी कि मैंने वेवलेंथ के बेसिस पर बोला अलग अलग कलर्स का लाइट की स्पीड वेवलेंथ के बेसिस पर चेंज होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की अलग अलग होगी, तो उस बेसिस पर जनरली क्या होगा, डिस्पर्जन रिप्रेजेंट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, तो आप इस चीज को समझें। मैंने अभी आपको एक ऊपर प्रिज्म समझाते वक्त समझाया, सपोज ये हमारे लिए ग्लास है ना। हमने कल वाले चैप्टर में भी पढ़ा, अगर आपने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा हो या नहीं वीडियो देखा है तो आप एक बार जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, बड़े आसान से अच्छे से समझाया गया है वहां पर सारी चीजें, वो आप जाकर जरूर देख लें। अगर मैंने कहा कोई सा लाइट इंटर हो रहा है, ये नॉर्मल बना दिया, तो एयर से ग्लास में आ रहा है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, तो हमने बोला ये कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। एयर हमारे लिए कैसा था, रेयरर मीडियम था। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगा तो वो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। जाना ऐसे था लेकिन वो बेंड हो गया इधर इस डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में भी अलग 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 लेयर्स मौजूद होती है जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, कहीं पर रेयर तो कहीं पर डेंसर। तो लाइट वहां से भी जब आएगा तो स्ट्रेट ना आते वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रेवल करेगा, है ना, बेंड होते हुए इधर उधर जाएगा, तो वो हमारे लिए रिफ्लेक्शन की बेसिस है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, अलग अलग लेयर से या अलग अलग एटमोस्फेरिक लेयर से जब पास होगा तो लाइट क्या होगा, कहीं ना कहीं अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होते हुए पहुंचेगा। यही रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का भी, है ना। तो आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये भी कितनी ही बार आया है, इस क्वेश्चन को भी हम 100% तैयार करके रखें। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मैंने तारों का चमकना क्यों होता है, उसका रीजन यही है कि कॉज बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट बेंड्स इरेगुलरली ड्यू टू द चेंजिंग द डेंसिटीज एटमॉस्फेरिक लेयर की डेंसिटीज चेंज हो रही है, तो लाइट जो हम तक पहुंच रहा है वो रिफ्लेक्शन के बेसिस पर पहुंच रहा है। अभी मैंने आपको समझाया कैसे कि अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर है, और देखने वाला अगर सपोज यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से वो देख रहा है, तो जब लाइट कोई से स्टार से इसके पास में आ रहा है, स्टार्स मतलब हमारे लिए सन भी एक स्टार ही है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो और उसकी आंखों तक पहुंचेगा, तो ये जिगजैग मोशन इस तरह से दिखाई दे रहा है, हमें एक स्ट्रेट लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, ट्विंकलिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का रीजन भी आप समझ लें, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये भी रीजन वही है कि रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। सन अपियर्स अबव द होरिजन इवन बिफोर इट्स राइज। सन क्या होता है, जैसे अर्थ हमारे लिए स्फेरिकल है, सन अभी राइज नहीं भी हुआ है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर व्यक्ति को पहले इसकी लाइट दिखाई दे गई, क्यों, क्योंकि लाइट हमारे लिए एकदम जिगजैग मोशन से जाती है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, रिफ्लेक्शन बेसिस पर उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। तो सन राइज होने के पहले 2 मिनट भी दिखाई दे रहा है, दूसरा है कि राइज होने से पहले भी दिखाई दे रहा है, और राइज सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी दिखाई दे रहा है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये रिफ्लेक्शन का ही कारण है, एटमोस्फेयर के रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखा, व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब बिखरना, हम बोल सकते हैं, ये बोलते हैं कि लाइट हमें दो। स्कैटरिंग वर्ड को समझे, phenomenon of deviation of light by the particles of dust, smoke or the gas molecule in the direction in all directions is called the scattering of light। जब हम किसी डार्क रूम में बैठे हैं और किसी खिड़की से या किसी छेद से क्या हो रहा है, लाइट इंटर हो रहा है, तो हमें डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो डस्ट पार्टिकल नॉर्मल क्यों नहीं दिखाई देते हैं, नॉर्मल इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि उनके ऊपर एक जैसा, इक्वली हम बोल रहे हैं कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस एक जैसे हो रहा है। अंधेरा में होगा क्या कि एक पर्टिकुलर जोन में पर्टिकुलर बीम जब आएगा तो लाइट को स्कैटर करेंगे, बिखेरेंगे। जब लाइट उनसे टकराएगा तो रिफ्लेक्टेड राइज को क्या, लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज वहां पर स्कैटर होकर निकल कर आएगी। वही चीज यहाँ समझा रहे हैं कि डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, है ना। डेविएशन ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, या तो डस्ट के पार्टिकल से लाइट डेविएट हो रहा है, स्मोक से या गैसेस मॉलिक्यूल से हो रहा है, तो वो सभी डायरेक्शंस में डेविएट हो सकता है। वही हमारे लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहला रहा है। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, आप देखो कि स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्वेश्चन ये भी बनता है
कि जब ये नीचे आ ही गया क्वेश्चन, देखो व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, तो ये यही रीजन है कि ब्लू लाइट हैज द शॉर्टर वेवलेंथ। अभी मैंने आपको समझाया था, नीचे ऊपर के रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट, इंडिगो, इनकी सबकी क्या होती है, जनरली कम होती है। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा फैलेगा, बिखेरेगा ज्यादा, है ना, ज्यादा फैल जाएगा। तो स्काई में कम वेवलेंथ वाला लाइट पूरी तरह से बिखरा हुआ है, मतलब पूरा स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही रीजन है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सन एपियर रेडिश, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है कि सन एपियर रेडिश एट द सनराइज एंड सनसेट, जब सूर्य हमारे लिए डूब रहा होता है यानी सूर्यास्त का समय हो रहा होता है, या फिर सनराइज यानी सूर्योदय का समय हो रहा होता है, तो उस समय सन के आइट साइड वाला एरिया पूरा हमें रेडिश दिखाई दे रहा है, इवन सन भी हमें रेडिश दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, वेव कलर की रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कैपेबल है। क्यों? क्योंकि देखो वेव्स तो ऐसे ट्रेवल करेगी ना, ये वेव सारी है, ये वेव्स ऐसे ट्रेवल, अगर छोटी वेवलेंथ होगी तो वो धीरे 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 यहीं पर खत्म हो जाएगी, बड़ी को खत्म होते होते कम होते होते टाइम लग जाएगा, तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, छोटी वाली कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वही रीजन है कि सनसेट के टाइम या सनराइज के समय सनलाइट ट्रेवल्स लॉन्गर थ्रू द एटमोस्फियर, मतलब वो लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ब्लू एंड ग्रीन कलर्स ये सब क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, रेड कलर लॉन्गर वेवलेंथ होने के कारण हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, इसलिए वो एरिया हमको क्या दिखाई दे रहा है, रेडिश या ब्लू, क्योंकि उस एरिया से ही कलर हमें पहुंच रहा है, या वही वेवलेंथ वाली कलर हम तक पहुंच रही है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो यही रीजन है कि सनसेट या सनराइज के समय जो सन है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, रेडिश इन कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्राम हमारे पास में था, मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, इसमें हमें क्या क्या चीजें करना है। देखें, डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पूछा जाता है, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लें। डायग्राम में क्या किया, हमारे पास में कॉर्निया है, सबसे पहली लेयर हमने इसको सीक्वेंस में ही रख रखा है यहाँ पर, कॉर्निया सबसे ऊपर है, एंड ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ द लाइट, ये क्या करता है कि सबसे बाहर वाला एरिया है जो कि ज्यादातर लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड आता है आइरिस, जो कि कलर्ड पार्ट है, कलर्स ऑफ साइज, कलर कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, ये कलर्ड पार्ट है जो कि क्या करता है, पीपल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है, इसका फंक्शन अपनों ने ऊपर भी पढ़ा था। पीपल क्या होता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज, या आईज में कितना लाइट जाना चाहिए कितना नहीं उसको मेंटेन करता है। कितनी बार हमारे पास में नाइट में हम कोई से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कार वगैरह ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उस समय हम आंखों को कम या ज्यादा छोटा करते, लाइट ज्यादा आ रहा है, तो एक्चुअल में ये पीपल का रोल है कि लाइट कितना इंटर होगा आंखों में उसको डिसाइड करेगा ये। ऐसे लेंस ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में है, जो कि क्या कर रहा है, लाइट को कहां पर पहुंचाने का काम कर रहा है, रेटिना पर, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो, इंटरसेक्ट हो और इमेज बन सके, तो लाइट को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सिलेरी मसल्स की बात करते हैं तो एडजस्ट कर रहा है फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने से ही हम दूर या पास की चीजें देख सकते हैं। हमने प्रिस्बायोपिया पढ़ा था, तो प्रिस्बायोपिया में क्या हो रहा था कि जो एजेड पर्सन थे, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनकी सिलेरी मसल्स जनरली क्या हो जाएगी, काम करना धीरे धीरे कम कर देगी, वीक हो जाएगी, तो जिसके कारण फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रिस्बायोपिया डिफेक्ट्स में आ रहा था। तो यहाँ पर वही है कि फोर लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम कौन कर रहा है, सिलेरी मसल्स कर रही है। ऐसे रेटिना की अगर बात कर दें तो रेटिना क्या एक्चुअल में लाइट सेंसिटिव लेयर है, जिसको कि रॉड और कॉन्स से मिलकर बनी है ना, इसमें कौन कौन सी सेल्स है, हम बोल रहे हैं राइट रोड्स और कॉन्स सेल्स होती है, जो कि इमेज फॉर्मेशन करती है। और ये रॉड्स और कॉन्स क्या करते हैं एक्चुअल में, जो इमेज बनी है उस इमेज को, सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट करने का काम करते हैं, और ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाए जाते हैं जनरली ऑप्टिकल नर्व्स के बेसिस पर, और ब्रेन उसको रीडिंग करके हमें इमेज बना कर देता है कि कैसी इमेज हमें दिखाई दे रही है। ऑप्टिक नर्व्स का काम यही है कि कैरीज द विजुअल सिग्नल्स टू ब्रेन, ब्रेन तक सिग्नल ले जाने का काम कर रहा है। अब दूसरा है कि आईज के बीच में खाली पार्ट जो होता है, जिसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है, फ्लूइड होता है, जो कि कहां पर होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, जो कि प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ऐसे ही वेट्रस ह्यूमर भी होता है, जो ये भी फ्लूइड है, ये जनरली लेंस और रेटिना के बीच में होगा, जो कि क्या कर रहा है, गिव द शेप ऑफ आईज, आईज को शेप देने का काम कर रहा है। तो दो तरह के ह्यूमर है हमारे पास में, दो तरह के फ्लूइड है, दोनों ही तरह के फ्लूइड हमारे लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। एक मेंटेन कर रहा है प्रेशर को कॉर्निया और लेंस के बीच में, दूसरी तरफ हमारे लिए वेट्रस ह्यूमर है जो कि क्या काम कर रहा है,
लेंस और रेटिना के बीच में और शेप ऑफ आई को मेंटेन करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कितनी ही बार आया है एग्जाम में, लेवल डायग्राम, जो कि इस चीज को शो करे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, एक्सप्लेन द प्रोसेस। ठीक है, आप इस चीज को समझे पहले, तो यहाँ पर मैं डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद में हम सारे पॉइंट समझते हैं। डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपको पॉइंट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया लाइट को, यानी जो हम यहाँ से शुरू करते हैं एक्चुअल में वो क्या है, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म पर गिराते हैं, और यहाँ से जो निकल रहा है मतलब ये कह रहे हैं हम लोग इमर्ज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इमर्ज, मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्या, इमर्जेंट लाइट्स। इमर्जेंट लाइट, जो इसमें कि यूं बोल सकते हैं कि विबग्योर वाली थ्योरी हमें देखने को मिलती है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से विबग्योर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से विबग्योर की थ्योरी हमें देखने को मिलेगी। तो ये इमर्जेंट है, मतलब 7 कलर यहाँ पर बिखर रहे हैं। तो एक जो फॉल हो रहा है वो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज। तो आपको देखने को मिलेगा पी से ई, ये पी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो पी से ई हमारे लिए फॉल हो रहा है, प्रिज्म पर गिर रहा है, मतलब आने वाला है, मतलब इंसिडेंट रेज है। फिर ई से एफ, यहाँ ई से इधर एफ तक के हुआ क्या कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्योंकि एयर से, रेयर मीडियम से ग्लास में जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये रिफ्रेक्टेड रेज है, रिफ्रेक्टेड याद रखना है ना, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रेक्टेड रेज है। फिर ऐसे ही एफ एस, एफ यहाँ है और एस इधर है, बाहर निकल रही है, मतलब इसको हम बोल रहे हैं क्या, इमर्जेंट रेज बोल रहे हैं, इमर्जेंट रे हमारे लिए। फिर दूसरा सबसे ऊपर जो एंगल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हम बोल रहे हैं इसको, कि एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, उसके बाद फिर एंगल आई, एंगल आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इमर्जेंट के लिए रहेगा। और ये डेविएशन है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था कि डेविएशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। अब इसका कैसा हो रहा था, देखो ए से बी एक्चुअल में फर्स्ट सरफेस है प्रिज्म की, जो कि क्या कर रहे हैं, ए रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज इट इंटर्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। जब प्रिज्म ऐसा है हमारे पास में, ए बी सरफेस है प्रिज्म की, तो लाइट यहाँ से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। जाना स्ट्रेट था लेकिन नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, वो बेंड हो गया। फिर इनसाइड द प्रिज्म क्या हो रहा है, रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन, आप देखें यहाँ से ये पूरी स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करेगी। ठीक है, जब इमर्ज होगी तो फिर बेंड हो जाएगी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में सेकेंड सरफेस हमारे लिए आ रही एसी, इस डायरेक्शन में, ये ए बी था हमारे लिए, ए बी था, इधर एसी है, इधर इंसिडेंट थी, यहाँ पर हमारे लिए रिफ्लेक्टेड थी, फिर यहाँ से वापस इमर्जेंट निकल कर आएगी। तो क्या होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, नॉर्मल जाना ऐसे स्ट्रेट थी लेकिन वो नॉर्मल से दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। फिर इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, जो इंसिडेंट रेज है, और दूसरा हमने बोला कि इमर्जेंट रेज, इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट लेटरली डिस्प्लेस्ड। दोनों ही पैरेलल होना चाहिए लेकिन दोनों ही कैसी होगी, डिस्प्लेस्ड होगी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हो गया, जिसमें कि वेवलेंथ, डिस्पर्जन की थ्योरी यहीं से बनी है, अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी लाइट की, और अलग अलग लाइट की स्पीड या अलग अलग वेवलेंथ वाला लाइट जब ट्रैवल करेंगे प्रिज्म से, तो वो अलग अलग डेविएशन एंगल बनाएगा। डेविएशन एंगल किसको बोल रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि डेविएशन एंगल में हमने यही चीज बोली कि लाइट जो था वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना था, जब इंसिडेंट था वो लाइट हमारे लिए ऐसा ही जाना था, लेकिन जाने के बजाय वो इधर इस डायरेक्शन में बाहर आ रहा था। तो इसको हमने बैक साइड बढ़ाया कि कितना एंगल में चेंज आया, जाना ऐसा था, गया ऐसा, तो कितना एंगल बना, वही उसका क्या कहला रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कहला रहा है। डेविएशन को बोला जाता है विचलन, हिंदी में बोलते हैं जनरली क्या, विचलन, कितना अपने रास्ते से भटका, है ना, कितना अपने रास्ते से गलत डायरेक्शन में, या कहते कितना एंगल उसने बेंड हो गया। ये हमारे लिए क्या था, पूरा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बाद वाला चैप्टर, जिसको हम बोल रहे हैं आइज, ह्यूमन आइज, कलरफुल वर्ल्ड के बेसिस पर हमने ये क्वेश्चंस लिए थे। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी, और नहीं आई तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मुझे बताएं क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, आपके लिए फिर वापस से उस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा।
इवन देन अगर आपको पीडीएफ वगैरह के नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। प्लस साथ में आपको पूरा लाइव सेशंस भी मिलेगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइव सेशन, उसमें कोई चार्जेस नहीं लाइव सेशन के। तो ये समझ में आना चाहिए। इन द एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ वही कहूंगा, पढ़ो दिल से, समझो इस्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर। क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विद जहीन सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।